नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आपको पता ही होगा कल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनावों की जो तारीखें थी उनका चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। मतलब अगर हम देखें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो ख़त्म हुए हैं। अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में होने हैं और फिर उसके बाद में जनवरी या फरवरी के आसपास जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव, उसका परिणाम हमने देखा। अप्रत्याशित परिणाम था, उम्मीद भी नहीं की जा रही थी लोगों के द्वारा, लेकिन वैसा ही हुआ। और फिर उसको जोड़ के देख रहे थे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से। लेकिन अब अचानक से जो है वो कुछ लोगों के सुर बदलने लगे हैं। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, उसके ऊपर मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। उसमें हालांकि इस वक्त जो भी लोग भविष्यवाणियां करने लग गए हैं या उन्होंने शुरू कर दी है, वो फिर वही गलती कर रहे हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में की थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दिन जो है वो मुद्दे बदलते चले जाते हैं। बेशक आकलन करें कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो किन मुद्दों के ऊपर होने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और दूसरे एकनाथ शिंदे, तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही होने वाला है। इसके अलावा किसी को अगर ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी वो जो है वहाँ पे कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पर जो है वो बड़ी मजबूत है। लेकिन शिवसेना का जो वोटर है वो किस तरफ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सब पार्टियों का हाल वैसा ही है जैसा होना चाहिए और जैसा आप लोग सोच रहे हो। तो मेरा अगला जो वीडियो है वो इसी के ऊपर होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो इतना महत्वाकांक्षी, और महत्वाकांक्षा की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव, उससे पहले कुछ पत्रकारों का एक कुनबा जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं। आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये वो प्रेमी है जो उनके ऊपर डोरे डालने लग जाते हैं। और हरियाणा का विधानसभा जब चुनाव थे उस वक्त सत्यपाल मलिक ने अजीत अंजुम को भी एक इंटरव्यू दिया था और भी चैनलों पे इंटरव्यू दिए थे। और ये वही लोग थे जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी बता रहे थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका आकलन गलत क्यों होता है। क्योंकि इनका आकलन गलत इसलिए होता है कि ये उन लोगों को अपने साथ बिठाते हैं जो कि मोदी विरोध में काम करते हैं। और वो इतने अंधे हो जाते हैं जिस तरीके से सावन के गधे को जो है वो सब कुछ हरा हरा दिख जाता है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे वीडियो में बात की थी अजीत अंजुम की, रवीश कुमार की, पुण्य परशुन वाजपेयी, अभिसार शर्मा, तो इन लोगों ने डेटा जो है वो कलेक्ट किया सत्यपाल मलिक से, योगेंद्र यादव से, राकेश टिकैत से और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं। योगेंद्र यादव वो किस तरीके से हुए, तो हम सब की बात कर चुके हैं, राकेश टिकैत की भी बात कर चुके हैं। तो अब बचते हैं सत्यपाल मलिक। तो पहले हम जानते हैं कि सत्यपाल मलिक वो जो बात करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो सत्यपाल मलिक का जो राजनीतिक सफ़र होता है वहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक यूपी के बागपत ज़िले से आते हैं और बागपत जो है उसके बाद में हरियाणा के टच का जो है वो क्षेत्र आ जाता है। और इनका राजनीतिक जो कैरियर शुरू होता है वो होता है 1976 से। उस वक्त सत्यपाल मलिक जो है वो लोकदल ज्वाइन करते हैं, बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और फिर उसके बाद में विधानसभा में चले जाते हैं। उसके बाद में 1980 में फिर इनको जो है वो लोकदल राज्यसभा में सांसद के रूप में जो है वो भेजा जाता है। तो 1974 फिर 1980 में फिर ये राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में 1984 में जिस पार्टी ने इनको एमएलए बनाया, जिस पार्टी ने जो है वो सांसद बनाया, उसका हाथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ इस वक्त ये जो है वो आपने देखा होगा, साल भर पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा होगा, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल भी आजकल न्यूज एंकर बन गए हैं, तो उनके साथ ये जो है वो इंटरव्यू देते हैं और मोदी के जो है वो गालियां देते हैं। तो ये आपने देखा होगा
स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी के बाद में दूसरे व्यक्ति है सत्यपाल मलिक, जिनका ये हश्र हो रहा है। और राहुल गांधी के साथ ये क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। लेकिन 1987 आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो बड़े आरोप लगे थे बोफोर्स घोटाले के, राजीव गांधी की सरकार, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। और उसके बाद में आपको पता होगा 1988 में जनता दल में ये शामिल हुए, और उस वक्त जो है वो वीपी सिंह की सरकार थी, मंत्री भी रहे। और उसके बाद में 1989 में फिर ये जो है वो अलीगढ़ से जो है वो चुनाव जीते, सांसद बने। तो ये इनका जो है वो राजनीतिक कैरियर था। तो ये राजनीतिक सफ़र जो है वो शुरू होता है, और एक पार्टी से नहीं, 4 पार्टियों से। और उसके बाद ये कोई चुनाव नहीं जीते, अलीगढ़ से इनको टिकट भी मिला, और 2004 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में इनको उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि इससे पहले इनको टिकट दिया था, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि वो हार गए थे। 2012 में इनको उपाध्यक्ष बनाया गया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर समझकर इनको जो है वो बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद आपको पता होगा 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर भेजा गया, और जम्मू कश्मीर में ये 30 अगस्त 2019 तक राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहे। और ये वो वक्त था जिस वक्त आपको पता होगा 2 तरह की घटनाएं घटी थी। एक पुलवामा, और पुलवामा आपको पता होगा फरवरी के महीने में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें 40 सैनिक जो थे सीआरपीएफ के, वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद में भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, और पूरी देश और दुनिया ने उसको देखा था। और उसी वजह से आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 303 सीटों के साथ सत्ता में आए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सवालिया निशान उस वक्त भी उठा रही थी, केजरीवाल भी उसके साथ ही थे। और उसके बाद में 5 अगस्त, उस दिन को भी आपको सबको याद होगा, जब धारा 370 हटा दी गई थी, और किस तरीके से हटाई गई, कितनी प्लानिंग के साथ हटाई गई, वो भी हम सब ने देखा। और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 370 को हटाने के लिए। उसके बाद में सत्यपाल मलिक को जो है वो गोवा भेज दिया गया, फिर ये गोवा के राज्यपाल रहे। उसके बाद मेघालय के जब ये राज्यपाल थे, तब उन्होंने एक बड़ी, जो आपको पता होगा, एक स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए उनको 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई। और क्यों की गई? क्योंकि चिनाब नदी के ऊपर एक हाइड्रोलिक प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बनना था। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, और उसके कुछ फाइलों पे साइन करने थे, इसलिए इनको जो है वो ऑफर दिया गया। और उसके बाद में 2022 में ये जो है वो शिकायत दर्ज की गई, और उसके बाद जांच आगे बढ़ी। तो जब जांच आगे बढ़ी, तो इसकी जो जांच की जो आंच थी, आपको पता होगा सत्यपाल मलिक के मीडिया एडवाइजर शुनक बाली के घर पे भी जो है वो छापेमारी की गई थी। सत्यपाल मलिक के घर पे भी जो है वो छापेमारी की गई थी, और उस वक्त सत्यपाल मलिक जो है वो अस्पताल में एडमिट थे। लेकिन इसके बाद से आपने देखा 2022 के बाद में सत्यपाल मलिक ने अचानक से जो है वो अपना गियर चेंज किया, और ये मोदी विरोधी हो गए। भाजपा विरोधी नहीं कहेंगे, ये मोदी विरोधी हो गए। और इसके पीछे की बड़ी कारण क्या था? क्योंकि आज भी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको गवर्नर बनाया, तो फिर अचानक से ये मोदी के विरोध में खड़े कैसे हो गए? तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था 76 और 75 साल के बाद में जो है वो रिटायरमेंट का, और ये उस स्थिति में पहुंच गए थे। आज के समय में सत्यपाल मलिक जो है वो 77 साल के हो गए। तो उसकी वजह जो है वो ये थी। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि अगर ये मोदी विरोध में बोलेंगे, तो कांग्रेस वाले जो है वो इनकी जी हजूरी करेंगे और इनको सरमाते पर बिठाएंगे। और यही एक वजह थी कि उसके बाद में इन्होंने जो है वो मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा के ऊपर टिप्पणी की, तो अब हम उसी की बात करते हैं। इन्होंने जो जिस तरीके के आरोप लगाए गए, तो आप ये देखो कि पुलवामा में जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि इन्होंने जो है वो मदद मांगी थी
सॉरी, इन्होंने जो है वो एरोप्लेन देने का वादा किया था कि वो एरोप्लेन दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो है वो इसके लिए मना कर दिया। तो आपको पता होगा ऐसी पावर जो है वो गवर्नर के पास होती ही नहीं। तो ये सरासर जो है वो झूठ बोल रहे थे। उसके बाद में जो है वो मोदी ने खुद ने करवाया, ये भी एक बड़ा जो है वो रोचक सी। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मोदी ने खुद ने करवाया तो ऐसी कौन सी सरकार थी, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी के आने से पहले की हम बात करते हैं, तो किसी भी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी में आए दिन धमाके होते थे। और आपको और हमें पता है कि बसों में और पार्क वगैरह में जगह जगह लिखा होता था, अपने जिसको कहें कि सामान की सुरक्षा खुद करे, अनजान लावारिस वस्तु को जो है वो छुए नहीं, हाथ नहीं लगाए, वो बम भी हो सकती है। और आज वो पुरानी बातें हो गई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक उरी में जो हुआ, भारतीय सेना थी उसने जवाब दिया। और पुलवामा में जो हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। तो सत्यपाल मलिक जो है वो फैक्ट्स बताते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर फैक्ट्स में खुद ही आके फंस जाते हैं। तो फिर इनको लगा कि 2020 में किसान आंदोलन हुआ था। तो आप एक चीज़ देखिए, जब पुलवामा में ऐसी घटना हुई तो सत्यपाल मलिक चुप क्यों बैठे थे? अगर नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर रहे थे तो उस वक्त चुप क्यों बैठे थे? इस्तीफा देते, अपने घर आ जाते। लेकिन उसके बाद में गोवा के भी जो है वो राज्यपाल बने और उसके बाद मेघालय के भी राज्यपाल बने। 2020 में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन जो है वो 1 साल तक जो है वो किसान आंदोलन चला। तो उस वक्त किसानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब जो है वो मेघालय के बाद में इनको जो है वो रिटायरमेंट दे दिया गया, तो उसके बाद में ही आवाज़ क्यों उठाई? और अब जब हरियाणा में चुनाव होने वाले थे तो ये जो है वो किसानों के मसीहा बन के बैठ गए। इनको लगा कि ये किसान परिवार से आते हैं और जाट परिवार से आते हैं। और जिस तरीके से हवा चल रही थी, क्योंकि इनका इनका सबका एक ही आकलन था कि जिस तरीके से किसान जो है वो हरियाणा के जो किसान हैं वो पंजाब के किसानों के साथ मिलकर जो 2020 का आंदोलन हुआ था, उसका इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा के चुनाव पे पड़ेगा और इनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। तो ये साबित करेंगे कि देखो जी, हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन हो गया इसका उलट। और आप देखिए, इस व्यक्ति ने भी वही भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 और भारतीय जनता पार्टी 20, तो 60-20 का एक जो है वो आकलन दिया था, 60 और 20%। और हुआ क्या? उलट हुआ। तो यहाँ पे जो है वो गलत हो गया। और आप देखिए, जब ये किसानों की बात करते हैं तो किसानों के नेता जो थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत, उनके मंसूबों को ही कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वो तो साफ तौर से अब खुले में कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी उसको भुना नहीं पाई और इसीलिए खिंचे पड़े थे। तो सत्यपाल मलिक जो है वो किस खेत की मूली है? वो भी तो उसी खेत की मूली है। तो अब सत्यपाल मलिक जो है वो इस बात को लेके क्या बोलेंगे? दूसरा, इनको लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था, ये माहौल भी इन लोगों की वजह से ही बना था। और उस माहौल में जो बातें की गई थी कि जाट जो है वो इस बार जो है वो सारा कुछ बदल देंगे, एक पूरा जो समीकरण है हरियाणा का वो ही बदल देंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, आप जाटों की बात करते हो तो आप जाटों में जो है वो दामाद ढूंढ रहे हो या अपना हरियाणा का मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हो? ये इन लोगों को जो है वो समझ में ही नहीं आता। यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव है, सभी जातियों को इसमें जो है वो हिस्सा लेना है, 36 बिरादरियों ने। ये एक जाट जाति है वो ही इसमें जो है वो उतर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जब ये बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जो है वो जाटों के कैंडिडेट नहीं है? तो ये आकलन जो है वो यहाँ पे भी गलत है। फिर इसके बाद में इनको लगा पहलवानों का, क्योंकि पहलवान भी जो है, आपने देखो 3 चीज़ें इन्होंने लगा सत्यपाल मलिक को कि ये जाट है और ये किसान परिवार से हैं। तो पहलवान जो थे वो ज़्यादातर वो भी जाट परिवार से हैं। आप देखिए, विनेश फोगाट परिवार से ले लिए, फिर उसके बाद में आप नीरज चोपड़ा की बात करिए, इसके अलावा मनु भाकर की बात आप कर सकते हैं, अमन सहरावत की आप बात कर सकते हैं। और फिर जब जवानों की बात आती है तो वो भी जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनमें से जो है वो ज़्यादातर जवान भी जो है वो जाटों के परिवार से ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका जो कॉम्बिनेशन, इनका जो आकलन था वो उसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन ये जो गलतियां कर बैठे आकलन करने में, तो यहाँ से जो है वो इनकी गड़बड़ हुई। विनेश फोगाट को ये बंदा बोलता है कि वो 60,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो 50 से 60,000 वोटों से जीतेगी, एक तरफा जीतेगी, सुनामी आ रही है। और आपको पता होगा तो वो हारते हारते बच गई। कुछ राउंड में तो वो पीछे भी चल रही थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग अंत तक जो है वो समझ ही नहीं पाए कि जिस कांग्रेस के खेल में ये पहलवान उलझे थे,
वो एक्सपोज हो गया। आपने एक मुद्दा बनाया, आपका मुद्दा चला पहलवानों का, लेकिन जिस दिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, आप एक्सपोज हो गए। क्योंकि अगर ये दोनों, आपको मैं फिर कह रहा हूं, एक एक बड़ी चीज होती है कि इस तरीके के जो आंदोलन किए जाते हैं उसमें नियत का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी नियत क्या है। जैसे किसान आंदोलन से राकेश टिकैत और अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हम बात करते हैं, अगर वो 1 साल जो आंदोलन चला इनकी बदौलत, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो कृषि सुधार कानून वापस लेने पड़े, और उसके बाद में अगर ये राजनीति में नहीं जाते और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल के ये किसानों की बात पे ही रुकते, तो शायद आज जो है वो इनकी बात सुनी जाती। लेकिन इनकी नीयत खराब थी। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि इनको जो है वो राजनीतिक पार्टियां टिकट देगी और आने वाले भविष्य की अपने आप को मुख्यमंत्री भी देखने लग गए थे। इसलिए आप देखो पश्चिमी बंगाल तक पहुंच गए, और क्या असर हुआ? किसान जो है वो इनसे ही मुंह मोड़ने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि ये सारा पॉलिटिकल गेम था, तो खुद एक्सपोज हुए। पहलवानों के मामले में भी यही हुआ कि ब्रजभूषण के खिलाफ जिस तरीके से एक मोर्चा खोला गया था, लोगों की संवेदनाएं जो है वो खिलाड़ियों के साथ जुड़ी, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरीके से पहलवानों ने, उसी दिन साफ हो गया था जब विनेश फोगाट को रिसीव करने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एयरपोर्ट जाते हैं, जबकि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, क्या वो मेडलिस्ट नहीं थे? उनके लिए तो जो है वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है अपने दरवाजे नहीं खोले। तो इनको ये पूरा एक षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र को जो है वो एक्सपोज करने का काम इन्होंने किया। तो लोगों में एक सेंटिमेंट आया कि पहलवानों के साथ जो है वो गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही पहलवान कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं, वो साफ तौर से क्लियर हो गया कि ये तो राजनीतिक था, इनको जो है वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेना था। तो हर मुद्दे पे, और फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं जवानों की, तो आपको पता होगा खर्ची और पर्ची वो किस तरीके से चला। तो ये सत्यपाल मलिक और इन लोगों ने जो है वो इस तरीके का एक एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद ने ही एक्सपोज कर दिया इन लोगों को। और फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आरएसएस और मोदी के बीच में जो है वो गड़बड़ चल रही है। जबकि आप मानोगे तो ये जो समीकरण जो बदला है वो आरएसएस की बदौलत ही बदला है। जिस तरीके से आखिरी के 8 दिन में आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाके जो है वो उन्होंने पंपलेट दिए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, ये उसी का नतीजा है। तो इनका वो एजेंडा भी जो है वो खराब हो गया कि आरएसएस और मोदी जो है वो अलग अलग है। और आरएसएस की विचारधारा पे ये जब सवाल खड़े करते हैं, आप देखो, आप एक इंटरव्यू है, मैं आपको बता देता हूँ, नीलू व्यास जो आजकल अजीत अंजुम के साथ काम कर रही है, और अजीत अंजुम के ही चैनल पे 2 से 3 वीक का मतलब हो गया 20 दिन पहले का एक जो है वो वीडियो पड़ा होगा, सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू। आप उसको गौर से देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो है वो किस तरीके का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। तो ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस, क्योंकि आरएसएस और जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है, जब 2001 में ये कुर्सी पे बैठे थे, उसके बाद में, अब आप राजयोग मानिए या कुछ भी मानिए, जो व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री पद पे रहा उसको कोई हरा नहीं पाया, और 2014 के बाद में जब से प्रधानमंत्री बना है उसको कोई हरा नहीं पाए। लेकिन 2024 का लोकसभा जो चुनाव था, और लोकसभा चुनाव में फिर जो है वो डंके की चोट पे कहता हूं कि लोकसभा चुनाव इन पार्टियों की वजह से नहीं सीटें कम हुई है। इसमें कांग्रेस, अखिलेश यादव, इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों की वजह से जो है वो इसमें पीछे रही है। और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टियां जो है वो किस तरीके से उनके राजनेता होते हैं ये आप सबको पता है, और कितने राजनेता दल बदलू है वो भी आप सभी को पता है। तो पार्टी कोई भी धुली हुई नहीं है। लेकिन अगर ये नरेंद्र मोदी पे सीधे जाएंगे तो फिर ये जो है वो इसी तरीके से जो है वो इनका असर होने वाला है। तो ना इनका जो है वो आरएसएस वाला, ना इनका किसानों का चला, ना इनका जो है वो पहलवानों का चला। तो इनकी बातें जो है वो धरी की धरी रह गई, और फिर उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा वो ताबूत में कील का काम करेगा। लेकिन ताबूत है कहाँ? अब इनको ये पूछे तो ताबूत तो जो है वो कांग्रेस वाले ले गए। अब वो ताबूत का आखिरी कील जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है, और ये शायद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव में अभी तो उसमें बात करना जो है वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ बेईमानी होगी। तो ये चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें थी हरियाणा की विधानसभा, और इनको ये भी था कि अगर हरियाणा का विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू का एक पार्ट और मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि खट्टर सरकार ने किसानों का रास्ता रोका,
अरे नरेंद्र मोदी की उसी खट्टर सरकार ने जो है वो 2020 में तो रास्ता नहीं रोका। तो उसके बाद में लाल किले पे जो हुआ, दिल्ली को जो बंदी बना के रखा, और जिस तरीके से उस वहां पे जो है वो अराजकता फैली, उसका भुगतान किसने किया? हरियाणा की जनता ने। तो हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं होगी कि हरियाणा की जनता परेशान रही, वहां पे अराजकता फैली गई, उनकी बातें नहीं सुनी गई, और वो अब जो है वो इन लोगों को आने का मौका देगी। तो अब जो है वो कहते हैं ना कि भाई सावन का गधा या सावन का अंधा, उसको सब लोग जो है वो अंधे ही दिखते हैं। तो खुद जो है उम्र के इस पड़ाव में है, और फिर ये जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं। तो अगर ये सपना देख रहे हैं तो आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी जो हाल हुआ वो ही इनका हाल होने वाला है। और जब चुनाव परिणाम आए तो नींद तो उड़ी, लेकिन उसके बाद के आप इंटरव्यू उठा के देखिए, यही बंदा बोलता है कि बीजेपी 24 घंटे मेहनत करती है, कांग्रेस पार्टी आलसी पार्टी है। तो अब आपका जो है वो उसूल कहाँ चले गए, सिद्धांत कहाँ चले गए, आपके वो जो वाक्य थे, बोल वचन थे, वो कहाँ चले गए? इसलिए जब भी बोलना है तो नपी तुली जो है वो बात करनी चाहिए। आपके पास जो है वो उसको डिफेंड करने के लिए समय और वक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। और अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो अपने आप का बचाव के लिए ये ढूंढने लगे ईवीएम को। तो 2014 से 2019 और 2024, ये तो सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही निकाला है ना, 2 साल ही तो हुए हैं। तो फिर इससे पहले ये बंदा जो है वो कहाँ चला गया था? ईवीएम उठाता और चला जाता सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो अब भी कहता है, चुनाव आयोग भी कहता है, लेकिन सबूत देंगे नहीं, आरोप लगा के हम भाग जाएंगे, सबूत हमारे पास है नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ही नहीं। और यही हाल जो है वो इन चल रहा है। तो अब सत्यपाल मलिक, उनका अंत तो जो है वो इसी हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने जो है वो तय कर दिया। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, या फिर अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे लोग जो है वो अब सेवा लेंगे। और अगर सेवा लेंगे तो फिर आप तैयार रहिए गालियां खाने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।